कल हमने डिस्कस किया किस प्रकार से ईरान ने पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर बमबारी की ड्रोन और मिसाइल की सहायता से। उसके बाद देखो पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। अब पाकिस्तान ने ईरान में जाके एयर स्ट्राइक्स की हैं। पाकिस्तान का यह कहना है बलूच टेररिस्ट जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, उन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए थे ईरान में और वहां पर हमने एयर स्ट्राइक्स किए हैं फाइटर जेट और ड्रोन की सहायता से। ये एयर स्ट्राइक्स करके पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है कि देखो ऐसा नहीं कि कोई भी देश हमारे देश में आके बमबारी कर देगा, एयर स्ट्राइक्स कर देगा, हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन करेगा और हम चुप करके बैठ जाएंगे। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने यह बोला है जो भी देश हमारे एयर स्पेस का वायलेशन करेगा, हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन करेगा, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम जल्दी से रिप्लाई करेंगे और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करेंगे। आप ये मैप देख लीजिए, ईरान ने एयर स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान के कोसब्ज एरिया में, ये देखो ये एरिया, और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की है सारवान एरिया में। ये बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। ईरान और पाकिस्तान वैसे देखो दोनों ही देश चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस शेयर करते हैं। अब टेंशन्स आगे बढ़ेंगी, देखो उसकी उम्मीद तो कम है। पाकिस्तान को जवाब देकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और वो पाकिस्तान ने कर दी। लेकिन देखो जब टेंशन्स क्रिएट होती है ना दो देशों के बीच में, एस्केलेशन कब किस बात को लेके बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि बॉर्डर पे कोई फायरिंग का इंसिडेंट हो जाए, तो ना ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टेंशन्स लीडर्स के हाथ में भी नहीं रहती, अपने आप बढ़ जाती हैं। कुछ लोग वैसे इसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो अभी ईरान में यात्रा थी उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। तो इंडिया ईरान रिलेशंस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमारे विदेश मंत्री ईरान की यात्रा पर गए थे और काफी सारे इश्यूज को लेकर वहां पे डिस्कशन हुई। जैसे इंडिया ने बताया रेड सी रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न से इमर्ज होकर आ रहे हैं और चूंकि आरोप ये लगते हैं कि जो हाउथीज हैं वो शिप्स पर अटैक कर रहे हैं, उनको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसलिए भी विदेश मंत्री का मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स व्यक्त करना इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ईरान को कहा कि आप ये कंसर्न्स एड्रेस कीजिए। नेक्स्ट, छबार पोर्ट डेवलपमेंट प्लान। देखो छबार पोर्ट यहां पे ईरान में है जो इंडिया ने डेवलप करवाया है। अब यहां पे ना पोर्ट में एक टर्मिनल है शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल। पहले ना इस टर्मिनल पे इंडिया ऑपरेशंस चला के इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि हर साल रिन्यू करना पड़ता था, बट अब बात हुई है कि एक नया लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करते हैं, ये ईयरली रिन्यूअल वाला नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट प्रपोजल आया है जॉइंट ट्रांसपोर्टेशन कमेटी बनाने के लिए। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसको लेकर ना काफी समय से बात चल रही है, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही है। अभी ना जैसे रशिया में माल भेजना हो इंडिया को, यहां से माल जाता है स्वेज कैनल से होके, ये रूट आपको पता है, लेकिन एक शॉर्टकट भी है, ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान सेंट्रल एशिया से होता हुआ सीधा रशिया। बट अभी अच्छे से ना ये कॉरिडोर डेवलप नहीं हुआ है। जॉइंट ट्रांसपोर्टेशन कमेटी बनेगी इंडिया ईरान के बीच, तो इस कॉरिडोर को इंप्लीमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, गाजा में इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया है ना, उसमें बहुत सारे सिविलियंस की जानें गई हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गए हैं, तो इसको लेके भी कंसर्न्स व्यक्त किया गया इंडिया के द्वारा विदेश मंत्री की विजिट के दौरान। कुछ और एरियाज ऑफ डिस्कशन जो इंपॉर्टेंट है इंडिया ईरान के बीच में, जैसे देखो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ना, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पैदा करना, इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशली नेशनल करेंसीज के थ्रू इसे मजबूत करना। तो ये इन चीजों पे डिस्कशन हुई हमारे विदेश मंत्री की विजिट के दौरान। थोड़ा सा हम ना बैकग्राउंड भी जान लेते हैं, मतलब पास्ट में इंडिया ईरान के रिलेशंस कैसे रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो हिस्टोरिकल रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। एंशियंट टाइम्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ट्रेड हुआ करता था हमारे कोस्ट और ईरान के कोस्ट के बीच में। उसके बाद 15 मार्च 1950 को फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई दोनों देशों के बीच में। तेहरान डिक्लेरेशन साइन हुई दोनों देशों के बीच में, जिसमें यह बोला गया कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो प्लूरलिस्टिक होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। ये सारी बातें बोली गई किसमें? तेहरान डिक्लेरेशन में। फिर देखो लोकेशन जो है ईरान की इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो हमें जाने नहीं देता। ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ समय पहले ना एक रेजोल्यूशन आया था
यूएस और यूएस के अलाई कंट्रीज के द्वारा लाया गया था यूएन में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, ईरान को सेंसर करने के लिए। लेकिन इंडिया ने इस वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया। एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भी ईरान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान गैस रिजर्व के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है और इंडिया को गैस चाहिए, सीधी सी बात है। इकोनॉमिक टाइज की बात करें, इंडिया ईरान के बीच में ना ट्रेड तो देखो उतना ज़्यादा नहीं होता, $2.5 बिलियन 2022 में ट्रेड हुआ। हालांकि पिछले साल की अपेक्षाकृत ये ज़्यादा था, 48% का इजाफा। 2022 में ईरान से इंडिया को कितने का ऑयल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ? $175 मिलियन। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है ईरान को? शुगर, मैनमेड स्टेपल फाइबर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इंपोर्ट क्या करता है ईरान से? ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स, ग्लासवेयर। हाल ही में ईरान ने इंडिया को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया जहां से लोग अगर ईरान में आएंगे तो वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है ट्रैवल करने के लिए। मतलब हम ईरान में जा सकते हैं बिना वीजा के। कल्चरल टाइज मजबूत है काफ़ी इंडिया और ईरान के बीच में, पीपल टू पीपल टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में शामिल किया पर्शियन लैंग्वेज को अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चैलेंजेस क्या क्या है रिलेशंस में? देखो, यूएसए की ना ईरान के साथ नहीं बनती, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं बनती, इस वजह से यूएसए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। जैसे छबार पोर्ट है, हालांकि छबार पोर्ट सैंक्शंस के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी सैंक्शंस की वजह से ना ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ईरान डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाता। ईरान कहता है हमें रूपी चाहिए नहीं। काफ़ी दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट है चाइना की बढ़ती प्रेजेंस ईरान में। ईरान ने चाइना के साथ ना 25 साल का कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। यूएस के सैंक्शंस को चाइना नहीं मानता। चाइना लगातार ईरान से भर भर के तेल परचेज कर रहा है, जिससे ईरान को यह लगता है कि हमारा ज़्यादा अच्छा दोस्त चाइना है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट फैक्टर इजराइल है। देखो, इजराइल इंडिया की दोस्ती जहां अच्छी है, बट इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के ना धुर विरोधी है, देखना भी पसंद नहीं करते। ईरान जहां कहता है इजराइल एक कैंसर के समान है, इसे खत्म कर देंगे, और इजराइल की बनती नहीं है ईरान के साथ में। ईरान लगातार हमास को सपोर्ट कर रहा है इजराइल के खिलाफ लड़ाई में। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। ईरान ना हमास, हिजबुल्लाह, हौथीज इन सबको सपोर्ट करता है। तो ना कहीं ईरान पे ये भी आरोप लगते हैं कि ईरान की वजह से वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी रहती है। हाल ही में एक शिप जो इंडिया आ रहा था, MV कैंप प्लेटो, इस पर अटैक किया गया और उसमें ईरान का एमनीशन इस्तेमाल हुआ था। अफगानिस्तान का भी इशू है। इंडिया चाहता था यूएस से ईरान के बीच में कैसे ना कैसे करके कोऑपरेशन हो जाए, यूएसए अफगानिस्तान में मौजूद रहे, बट देखो वो पुरानी बातें हो गई। अब तालिबान का रूल आ चुका है। अब तो ईरान और इंडिया दोनों के हित में है कि वो अफगानिस्तान को लेकर आपस में कोऑपरेट करें। वे फॉरवर्ड में क्या आना चाहिए? वे फॉरवर्ड में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो। एक पाइपलाइन के लिए ना काफ़ी समय से बात चल रही है, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये पाइपलाइन, बट ना बात आगे नहीं बढ़ पाई है। काफ़ी सारे कंसर्न्स आते हैं कि कैसे ये पाइपलाइन इस्टेब्लिश होगी, अफगानिस्तान से जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी, बीच में तो आतंकवादी इस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा देंगे और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए ना कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है इस पाइपलाइन को लेके, लेकिन इंडिया को लीड लेना चाहिए इस पाइपलाइन को इस्टेब्लिश करने के लिए। ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज हो। ईरान से हम एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट करते हैं, उस पर टैरिफ ज़्यादा लगता है, तो ये टैरिफ कम किया जा सकता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों को लेकर टैरिफ कम किया जा सकता है ताकि ट्रेड ज़्यादा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन काफ़ी हो सकता है इंडिया ईरान के बीच में। जैसे देखो, ईरान के पास ना ऑयल और गैस के अच्छे रिजर्व्स हैं, तो ना एक साइट है गैस वाली, फरजाद बी, इसको लेके काफ़ी समय बात चली इंडिया और ईरान के बीच में। यहाँ पे इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में ईरान में इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिया की छोटी छोटी एंटरप्राइजेज छबार इकोनॉमिक फ्री जोन में इन्वेस्ट कर सकती हैं, फर्टिलाइजर प्लांट इस्टेब्लिश करने में, पेट्रोकेमिकल प्लांट इस्टेब्लिश करने में। या तो वो अकेले अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर सकती हैं छबार इकोनॉमिक फ्री जोन में, या फिर ईरान की पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में भी। इसके अलावा इंडिया ईरान को ना टेक्निकल और इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं। अब लास्ट स्लाइड आती है। टेररिज्म कर्ब करने में दोनों देशों का कोऑपरेशन जरूरी है। कनेक्टिविटी
उसको लेके ना थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन होना चाहिए। अब जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, कब से हम बात ही कर रहे हैं ये कॉरिडोर बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन फाइनली स्टार्ट अभी भी नहीं हुआ है ढंग से। नेक्स्ट, अब देखो ब्रिक्स का सदस्य बनने वाला है ईरान, और एससीओ का तो बन ही गया है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ईरान है, तो दोनों प्लेटफॉर्म्स की मीटिंग के दौरान अच्छे से कोऑपरेशन हो सकता है इंडिया और ईरान के बीच में। तो ये हमने डिटेल से इंडिया और ईरान के बीच में रिश्तों को समझा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन का बदलते वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस हफ्ते ना 3 समिट्स ऑर्गेनाइज होंगे। ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट ऑर्गेनाइज होता है जनवरी महीने के अंत में स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में। इसके अलावा नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट और G77, इन दोनों को भी समिट्स ऑर्गेनाइज होंगे युगांडा में, कैंपाला में। देखो, नैम जो बना था कोल्ड वार के दौरान, उन देशों का ग्रुप जो ना यूएसए की साइड थे ना यूएसएसआर की साइड थे, और G77 जो है ये भी बना तो देखो उसी टाइम पीरियड में था 1964 में, लेकिन इसका मकसद अलग था। यूएन में डेवलपिंग कंट्रीज अच्छे से आपस में कोऑपरेट कर सकें और मिलकर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकें, इस उद्देश्य के साथ ये ग्रुप बना था G77। अभी तो इसमें टोटल 135 देश हैं, 77 देश नहीं है, लेकिन उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज यूएन में मिलकर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। उस लिहाज से ये G77 ग्रुप बना था। देखो, वैसे तो ये आर्टिकल ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में पॉइंट्स निकाल के बताता हूं इस आर्टिकल से, ताकि आप आंसर्स में ना यूज कर सको। देखो, हर साल स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आयोजित होता है ना। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? विभिन्न देशों के लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करते हैं। राइटर ना यानी सी राजा मोहन इस आर्टिकल में ना एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म है डावोस मैन। फिर से बोलता हूं, डावोस मैन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब देखो, ये ना एलीट लोग हैं, अमीर लोग हैं, कैपिटलिस्ट क्लास के, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको नाम दिया जाता है सी राजा मोहन के द्वारा डावोस मैन। अब नाम क्यों दिया जाता है? राइटर कहते हैं, देखो, जब कोल्ड वार चल रहा था ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो ना वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिवाइडेड था, बटा हुआ था। मतलब यूएसएसआर के ग्रुप में जो देश आते हैं उनका ट्रेड काफी कम होता था यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज के साथ। बट जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया 1989 में, 1990-91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ना उसके बाद कुछ समय के लिए ना वर्ल्ड एकजुट हुआ यूएस की लीडरशिप में, यूएन में भी कोऑपरेशन देखने को मिला। तो 1990-91 के बाद में ना ग्लोबलाइजेशन काफी तेजी से आया। मतलब विभिन्न देशों ने अपने बॉर्डर्स ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद में फ्री ट्रेड होने लगा विभिन्न देशों के बीच में। ना सिर्फ सामान बल्कि आइडियाज का आदान प्रदान होने लगा विभिन्न देशों के बीच में। और इन सब की वकालत किसने की? इन सब की वकालत की डावोस मैन ने। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट क्लास के लोग थे ना, वो भी तो यही चाहते थे ग्लोबलाइजेशन आए, क्योंकि इनको तो फायदा हो रहा था। इनको फायदा इस प्रकार से हो रहा था क्योंकि इनका सामान दूसरे देशों में भी बिकता। तो ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला 1990-91 के बाद में। डावोस मैन ने बोला, यही बेस्ट तरीका है वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने का। विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड होगा तो विभिन्न देशों के बीच में शांति इस्टेब्लिश होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन देखो, कुछ सालों तक तो ये आइडियाज चलते रहे, फ्री ट्रेड होता रहा, ग्लोबलाइजेशन फलता फूलता रहा और शांति भी रही। बट ना अब क्या हुआ है, अब आप देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। मतलब वर्ल्ड पहले से ज्यादा अशांत है। यानी ग्लोबलाइजेशन के जो आइडियाज हैं कि इससे शांति आएगी, अब वो आइडियाज उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है पहले की तरह। इवन देखो, युद्ध स्टार्ट होता उससे पहले ही
यूएस जैसे देश में ग्लोबलाइजेशन का विरोध स्टार्ट हो गया। आपको याद होगा ट्रंप आए थे, ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की बात की। ट्रंप ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना हमारे देश में जॉब्स गई हैं, बाहर के देशों से सस्ती लेबर यूएस में आती है, काम करती है, और हमारे देश में जॉब क्राइसिस पैदा हो गए हैं लोकल लोगों के लिए। ट्रंप ने यह भी बोला कि हमारी टेक्नोलॉजी चाइना में जा रही है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर रहा है, तो चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर ट्रंप ने ना टैरिफ लगा दिया। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का विरोध देखने को मिला वेस्टर्न कंट्रीज से ही, यूएसए से। बाद में हालांकि बाइडेन राष्ट्रपति बन गए, लेकिन देखो बाइडेन भी ना ट्रंप के आइडियाज से बहुत ज्यादा अलग नहीं हुए। उन्होंने भी वही पॉलिसीज जारी रखी कि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ चीजों में बाइडेन के विचार ट्रंप से अलग, जैसे कि ट्रंप तो बात किया करते थे कि क्लाइमेट चेंज कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनको इग्नोर मारो, यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ये बातचीत की दुकान है, बातचीत का अड्डा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन बाइडेन ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन देखो बाइडेन भी चाइना के अगेंस्ट ही गए। बाइडेन भी चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर जो टैरिफ लगा रखा था ट्रंप ने, वो बाइडेन ने भी जारी रखा। यानी एक प्रकार से बाइडेन ने भी ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट ही स्टैंड लिया। तो ये हमने समझा आर्टिकल का पहला पॉइंट कि डावोस सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अब कमजोर पड़ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो नैम हो या फिर G77, ये एक प्रकार से है तो डेवलपिंग और गरीब देशों का ग्रुप ही ना। जब भी इन ग्रुप्स की मीटिंग होती है ना, नैम की या G77 की, बोला जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या ये सच है? देखो नाम नाम के लिए आजकल ना आपको पता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि ज्यादा एक्टिव हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे देखो आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना ज्यादा एक्टिव है। इवन इससे भी ज्यादा आप ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स में कई सारे नए मेंबर्स भी अब ऐड होंगे। हालांकि 6 नए मेंबर्स को ऐड होना था, अर्जेंटीना ने जिसमें से मना कर दिया। बट देखो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी यूएस सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना उसके अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव ऑर्डर प्रेजेंट करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में तो नॉर्थ और साउथ की जो खाई है ना वो भी भर जाती है, क्योंकि नॉर्थ में आता है, ग्लोबल नॉर्थ में आता है रशिया, लेकिन रशिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ब्रिक्स का। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ना अब एक मौका है, क्योंकि ना वर्ल्ड में एक फाइट चलेगी। फाइट किस किस के बीच में? यूएसए एक साइड, चाइना रशिया दूसरी साइड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना यूएसए को सबसे बड़ा चैलेंज मिला है रशिया प्लस चाइना के अलायंस से। और ऐसी सूरत में ना डेवलपिंग कंट्रीज के पास में जबरदस्त मौका है, क्योंकि ना यूएस और चाइना अब ये ना लड़ेंगे आपस में विभिन्न देशों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए। तो वो देश जिनके पास रिसोर्स है, वो देश जिनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है, उन देशों के तो वारे न्यारे हैं, क्योंकि यूएस उनको पैसे देने के लिए तैयार होगा, इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार होगा कि आप हमारे ग्रुप में आ जाओ, और चाइना उनको इन्वेस्टमेंट और पैसा देने के लिए तैयार होगा कि आप हमारे ग्रुप में आ जाओ। तो डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा होने वाला है काफी ज्यादा। लास्ट पॉइंट राइटर ये कहते हैं, देखो इंडिया और चाइना की अप्रोच किस प्रकार से अलग है। चाइना ये कहता है अभी ना वर्ल्ड ऑर्डर यूएस सेंट्रिक है। इसका मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे यूएन में यूएस का बोलबाला है, डब्ल्यूटीओ में यूएस का बोलबाला है, आईएमएफ में यूएस का बोलबाला है, मतलब वर्ल्ड ऑर्डर अभी ना यूएस के हिसाब से है। तो चाइना कहता है कि हम इसको रिप्लेस करके अपना वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यूएस को रिप्लेस करके। जबकि इंडिया की अप्रोच अलग है। इंडिया इंटीग्रेशन पे फोकस करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि नॉर्थ और साउथ वाले देश एक साथ आएं, मतलब गरीब और अमीर देश एक साथ आएं। इंडिया एक ब्रिज का काम करना चाहता है, यूएस और यूएस के अलाइ कंट्रीज एक तरफ और ग्लोबल साउथ यानी गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज दूसरी तरफ, दोनों के बीच में ना इंडिया एक ब्रिज का काम करना चाहता है। और चाइना यूएस सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करना चाहता है। यह डिफरेंस है।
लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो तो टूट रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, तो अभी जो इमर्जिंग पावर्स है ना, जो धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं, इंडिया जैसी पावर्स, वो अब नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना स्मार्ट डिप्लोमेसी का उपयोग करना जरूरी है। इंडिया जैसे देशों को आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमारी आइडियोलॉजी ये है, भैया फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी स्मार्ट होनी चाहिए, ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके इस ट्रांजिशन वाले पीरियड में। ट्रांजिशन वाला पीरियड इसलिए क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अब वैसे तो यूनिवर्सिटीज का रोल जो है वो फेड हो रहा है, इस इशू से संबंधित है, लेकिन थोड़ा एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल है। फोल्डर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं आंसर्स में यूज करने के लिए, जब भी हायर एजुकेशन के बारे में कुछ लिखना हो, यूनिवर्सिटीज के बारे में कुछ लिखना हो, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कुछ लिखना हो, तो अपने ढंग से आप पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। लेकिन राइटर की टोन जो है थोड़ी एंटी गवर्नमेंट है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं यूजीसी का काम हुआ करता था यूनिवर्सिटीज से कंसल्ट करना एकेडमिक मैटर्स में, बट आजकल ना यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने लग गया है यूजीसी बहुत ज्यादा। जैसे देखो यूजीसी ने ना हाल ही में यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को आदेश दिया कि आप अपने अपने ऑफिसेज में ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो लगाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे पहले आदेश दिया गया था कि आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ना सेल्फी पॉइंट्स लगाओ। सेल्फी पॉइंट्स में क्या पता लगता, ये पता लगता कि देश कैसे बदल रहा है, क्या कुछ नया हो रहा है, देश की ताकत कैसे बढ़ रही है। सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खींचने से इन चीजों के बारे में यूथ को पता लगेगा, ये उद्देश्य था। लेकिन राइटर कहते हैं ये देखो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ना एक प्रकार से सरकार प्रोपगेंडा फैलाना चाहती है, इन चीजों के थ्रू अपनी वाहवाही करवाना चाहती है। और देखो वैसे सरकार का क्रिटिसिज्म करने वाला कोई भी मामला होता है ना, कोई भी इवेंट होता है, उसे कैंसिल करवा दिया जाता है, या फिर प्रेशर डाल के जो भी उसे ऑर्गेनाइज करते हैं उन पे फाइन लगा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर IISc में ना एक इवेंट होना था, अनलॉफुल प्रिवेंशन एंड एक्टिविटीज एक्ट 1967 से संबंधित, लेकिन उस इवेंट को कैंसिल करवा दिया गया IISc में। जेएनयू कैंपस में विरोध करने पर 20-20 हजार का फाइन लगाया गया, बाद में हालांकि उस फाइन को हटा लिया गया। इसके अलावा अशोका यूनिवर्सिटी में हाल ही में 2 प्रोफेसर्स ने ना कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें सरकार का क्रिटिसिज्म किया गया था, तो उन प्रोफेसर्स को मजबूर कर दिया गया रिजाइन करने के लिए। राइटर कहते हैं देखो यूनिवर्सिटीज जो है ना वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गढ़ है, वहीं पर अगर डिसेंट नहीं होगा तो फिर कहां पे होगा। फर्क नहीं पड़ता देखो इस चीज से कि किस पार्टी की सरकार है, कौन विपक्ष में है। लेकिन एकेडमिक मैटर्स में जब हम बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, हम भी आंसर्स लिखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, तो दोनों तरह की पिक्चर्स की हम बात करते हैं। अगर क्रिटिकल एनालिसिस में क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं होगी तो फिर फायदा क्या फिर। लेकिन सरकार अपना बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहती, सरकार चाहती है सिर्फ वाहवाही हो। देखो ऐसे तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। न्यूजीलैंड में तो ना ये बात ना न्यूजीलैंड के संविधान में लिखी गई है कि यूनिवर्सिटीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, बट हमारे देश में ना यूनिवर्सिटीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ। हमारे तो सीधा संविधान में फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार सबको है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, जैसे देखो देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ये सब खतरे में हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को स्टिफल किया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, दूसरे केसेस में नहीं। बट हमारे देश में तो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाना बहुत आम हो गया है, कॉमन हो गया है। कई बार तो इवन सेडिशन का एक्ट लगा दिया जाता है इस नाम पे कि आपने 2 धर्मों के बीच में लड़ाई करवाई है, 2 समुदायों के बीच में आपने लड़ाई कराई है, आपने नफरत फैलाई है। इन सब सेक्शंस, इन सब इश्यूज का इस्तेमाल करके बड़े बड़े सेक्शंस लगा दिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो ना लोग अब बच्चे डरने लगे हैं, प्रोफेसर्स डरने लगे हैं, कोई नहीं बोलता। देखो नए आइडियाज ना तभी निकल के आते हैं जब एक ऐसा इकोसिस्टम बने, ऐसा इन्वायरमेंट बने कि सभी ना खुल के अपने आइडियाज को प्रकट करें। जेएस मिल की एक बात है, अगर देखो 100 लोग एक तरफ हैं और 1 लोग एक तरफ हैं, तब भी 1 लोग को, जो 1% 100 लोगों के खिलाफ है ना, उसे बोलने का मौका दिया जाए। क्योंकि ना हमें पता नहीं है कि सच कहां से सामने आ जाए। अगर
सारी दुनिया अगेंस्ट है, एक बंदा खिलाफ है, तो उसे भी बोलने का मौका दिया जाएगा ना। या तो उसे रियलाइज हो जाएगा कि मेरी बात गलत है, अगर उसकी बात सही है तो सच सामने आ जाएगा। समझ गए? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट इंश्योर करके ही दुनिया प्रोग्रेसिव बनती है, दुनिया आगे बढ़ती है। फिर एक डेटा यह भी दिया जाता है कि वीडेम इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग इन स्वीडन ये कहती है इंडिया का एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो स्थान है ना 179 कंट्रीज में बॉटम 30% में है। 0 से 1 के बीच में अगर इंडिया का स्कोर दिया जाए तो इंडिया का स्कोर है 0.38। लास्ट में राइटर कहते हैं देखो, जब G20 की मीटिंग हुई ना, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बोली थी कि हमारे तो खून खून में रग रग में डेमोक्रेसी है, लेकिन देखो असली डेमोक्रेसी तभी आएगी जब लोग पार्टिसिपेट कर सकें बढ़िया ढंग से डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि 5 साल बाद इलेक्शंस हों और पावर ट्रांजिशन आसानी से हो जाए, नहीं, जनता भी पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेसी में, वो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। और जनता कैसे पार्टिसिपेट करेगी? जब जनता को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा दिया जाएगा, तो फिर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर होगी? तो ये पूरा आर्टिकल है जो थोड़ा एंटी गवर्नमेंट था। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए आप। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल डीआरडीओ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले ना एक बैकग्राउंड जान लीजिए, डीआरडीओ कुछ महीने पहले क्यों सुर्खियों में था, आप एक बार बैकग्राउंड जानिए। देखो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ना एक हाई लेवल कमेटी गठित की है फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में। इस कमेटी को काम यह दिया गया है कि आपको डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी फंक्शनिंग को रिव्यू करना है। सरकार कहती है कि डीआरडीओ अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जहां इसरो एक तरफ बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहा है और डीआरडीओ फेल हो रहा है। डीआरडीओ अपने जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको भी नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। देखो, वीपी मलिक जो फॉर्मर आर्मी चीफ है ना, उन्होंने एक किताब लिखी। किताब में ये लिखा, उन्होंने कहानी बताई कि 1997 में ना आर्मी कुछ रडार यूएसए से इंपोर्ट करना चाहती थी। रडार का नाम है ANTP-Q फायर फाइंडर, बढ़िया रडार है। लेकिन देखो, फाइल ना क्लियर होने ही वाली थी, सरकार अप्रूवल देने वाली थी रडार के इंपोर्ट को। इसी बीच डीआरडीओ ने बोला, अरे भैया ये क्या इंपोर्ट कर रहे हो यार तुम, ये तो हम आधे रेट में आपको बना के दे देंगे 2 साल के अंदर अंदर, इतने सारे हमारे पैसे बच जाएंगे। तो आर्मी ने कहा ठीक है, आप बना लीजिए, हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। और इसी बीच क्या हो गया, 2 साल बाद 1999 में कारगिल में युद्ध हो गया। और उस समय वीपी मलिक ने कहा कि हमें इन रडार्स की ना सख्त जरूरत थी, लेकिन डीआरडीओ अपनी टाइमलाइन को पूरा नहीं कर पाया और इवन काफी समय बाद भी वो ये रडार नहीं डिलीवर कर पाया। डीआरडीओ की दिक्कत ये है, वादे बड़े बड़े हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, डिलीवरी नहीं है। तो इसी वजह से सरकार ने परेशान होकर ये हाई लेवल कमेटी गठित की है कि कैसे डीआरडीओ की फंक्शनिंग को इंप्रूव किया जाए। कमेटी को काफ़ी कुछ डिटेल में बोला गया है। जैसे एक तो देखो, डिफेंस डोमेन में जो लोग काम करते हैं ना, साइंटिस्ट या फिर अधिकारी, आपको उनके रोल को रिव्यू करना है। डिपार्टमेंट में, डीआरडीओ में मतलब कई सारे डिपार्टमेंट्स बने होंगे और कई सारे लोग उनको हेड कर रहे होंगे, तो उनका रोल कैसा होना चाहिए उसको रीडिफाइन करना है ताकि एफिशिएंसी लाई जा सके डीआरडीओ की फंक्शनिंग में। इंडिया को फ्यूचर में जिन डिफेंस इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है ना, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, उस प्रकार से डीआरडीओ की फंक्शनिंग होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी डीआरडीओ इंडिया को डिलीवर कर सके। 2019 में भी देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बोला था कि डीआरडीओ से हमें जिन स्टैंडर्ड्स की उम्मीद है ना, वो डीआरडीओ फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ना आपको रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। कैग की रिपोर्ट ने यह बोला 20 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन डीआरडीओ ने टैग लगा दिया प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। ट्रायल्स में दिक्कत आ गई। जब इक्विपमेंट्स या फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास पहुंचे, ट्रायल में कमियां सामने आई। कुछ समय पहले डीआरडीओ ने अपनी एक इंटरनल कमेटी भी इस्टेब्लिश की थी, डॉक्टर पी रामाराव कमेटी। इस कमेटी को भी काम दिया गया था कि
डीआरडीओ के जो ऑपरेशंस हैं उन्हें इवेल्युएट किया जाए ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। और कुछ कुछ सजेशंस डीआरडीओ ने इंप्लीमेंट भी किए इस कमेटी के, लेकिन एक बढ़िया सजेशन ये था, बोर्ड ऑफ रिसर्च फॉर एडवांस डिफेंस साइंस यानी BRADS ये इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन इस सजेशन को नहीं माना गया, ये बोर्ड नहीं इस्टेब्लिश हुआ। इसीलिए अभी जो कमेटी गठित की गई है ना डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में, इसको काम दिया गया है कि आप ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है ये देखिए। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अलग अलग डोमेन है, नेवी के लिए अलग से डोमेन है डीआरडीओ में, आर्मी के लिए अलग से है, एयरफोर्स के लिए अलग से है, तो तीनों को इंटीग्रेट करके कैसे चलाया जा सकता है डिपार्टमेंट में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 50 से ज़्यादा डीआरडीओ की लैब्स हैं और कई सारी लैब्स तो ऐसी हैं सेम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो इस रिडंडेंसी को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग का। और जो लोग काम करते हैं उनका रोल रीडिफाइन करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। नेक्स्ट ये भी काम दिया गया है कमेटी को, स्टेट ऑफ आर्ट कोलैबोरेशन, मतलब जैसे देखो इसरो का ना काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन होता है एकेडमिया के साथ, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के साथ में। अब प्राइवेट सेक्टर के साथ भी इसरो का जो कोलैबोरेशन है अच्छा होने लगा है, तो डीआरडीओ को भी ना इन्वॉल्व करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, ताकि ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सकें। नेक्स्ट है सेटिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। कमेटी को यह भी काम दिया गया है कि आप ना कोई मैकेनिज्म ड्रा कीजिए, डीआरडीओ में जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें इंसेंटिव मिले, उनका प्रमोशन हो, और जो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं डीआरडीओ में, वो जाएं, फिर जो अंडर परफॉर्मर हैं उन्हें रिमूव किया जाए। नेक्स्ट है लिवरेजिंग एक्सपर्टीज। अभी देखो बहुत सारे एनआरआईज हैं, उनके पास में बहुत नॉलेज है डिफेंस से संबंधित, फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं, उनका उपयोग किया जाए बढ़िया टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में आपको पता है टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में या फिर उसके बाद बहुत से स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं देश। अब उनको एज ए कंसल्टेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दिल तो देखो इंडिया से जुड़ा ही है ना। नेक्स्ट काम कमेटी को यह दिया गया है, डीआरडीओ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे मॉडर्नाइज करना है, फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है ताकि जल्दी जल्दी से प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। जो लोग काम करते हैं डीआरडीओ में उनको भी मॉडर्नाइज करना है ताकि वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचें, काम करने की उनकी जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो अच्छी हो। फिर ये लेबोरेटरी वाला पॉइंट है, लेबोरेटरी जो स्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न जो लेबोरेटरीज हैं डीआरडीओ की वो सेम प्रोजेक्ट पे पैरेलल रिसर्च ना करें, और लेबोरेटरी की इवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो भी इंप्रूव होनी चाहिए ताकि मापा जा सके अच्छा से कि डीआरडीओ की कौन सी लैब ने अच्छा काम किया है, कौन सी लैब ऐसी है जिसकी परफॉर्मेंस ना के बराबर है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। ये सब तो हमने डिस्कस किया कि जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई है ना फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में, उनको ये सब काम दिया गया है। अब डीआरडीओ के साथ चैलेंजेस की बात करते हैं। डीआरडीओ देखो अभी एक गवर्नमेंट पीएसयू की तरह काम करता है, और काम ये है डीआरडीओ का कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना और प्रोडक्ट्स को इवन मैन्युफैक्चर भी करना। ये डीआरडीओ का एक क्रिटिसिज्म भी है। डीआरडीओ को ना मैन्युफैक्चर नहीं करने चाहिए प्रोडक्ट। आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, बढ़िया, अब उस टेक्नोलॉजी को दे दीजिए प्राइवेट सेक्टर को, मतलब भारत की ही प्राइवेट कंपनीज को, उनको काम दीजिए मैन्युफैक्चर करने का। तो इससे डीआरडीओ का बर्डन काफी कम होगा, वो इनोवेशन पे फोकस कर सकेंगे। एक आरोप यह भी लगता है डीआरडीओ पे कि डिफेंस एक्विजिशन को रोकता है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाता, जो हमने शुरुआत में एग्जांपल डिस्कस किया। मतलब आपने मना तो कर दिया आर्मी को ये मत खरीदिए, लेकिन आप खुद भी नहीं डिलीवर कर पाए। जैसे ना एक एग्जांपल है हेलिना का। हेलिना देखो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक मिसाइल है। अब देखो इसके लिए ना टाइमलाइन रखी गई थी दिसंबर 2010 में, दिसंबर में इसे डिलीवर करना था डीआरडीओ को, लेकिन 2022 में जाके इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अब देखो टाइमलाइन जब इतनी ज़्यादा ब्रीच होती है ना, होता क्या है 2010 तक तो ये मिसाइल अच्छी रही होगी हेलिना, अभी तक तो आउटडेट भी हो चुकी होगी। कई बार पता क्या होता है,
जैसे कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना था इसरो को 2015 में, उस समय डिफेंस फोर्सेस ने बोला था कि ये आप तब डिलीवर कर देते तो वो बेस्ट होता, बट आपने इसे डिलीवर किया 10 साल बाद 2025 में। अब तक तो टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई है ना इस प्रोडक्ट की, अब तो नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो अब जो आपने ये डेवलप किया है 10 साल बाद इसका कोई यूज ही नहीं है। इसरो का देखो ये भी कहना है कि यार हम क्या करें, हमें फंड्स ही नहीं देते, जब हमारे पास बजट नहीं होगा तो फिर हम कैसे रिसर्च करेंगे, इसीलिए टाइमलाइन ब्रीच हो जाती है क्योंकि हमारे पास उतना बजट ही नहीं होता। हम अगले साल के बजट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि इस साल का बजट तो खत्म हो गया, अगले साल बजट मिलेगा तब उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन आउटपुट। देखो डीआरडीओ अगर डिलीवर करता तो हमारा जो आवश्यकता है ना डिफेंस फोर्सेस को इक्विपमेंट्स की, 70% जो नीड्स है ना डिफेंस फोर्सेस की वो इंपोर्ट ना करते, अगर डीआरडीओ डिलीवर करता तो। ये सबसे बड़ा सबूत है डीआरडीओ नहीं डिलीवर कर पाया है कि आज भी डिफेंस रिक्वायरमेंट का 70% हम इंपोर्ट ही करते हैं। सिप्री रिपोर्ट है, इसका यह कहना है 2018 से लेकर 22 के बीच में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर रहा, देख लो। नेक्स्ट पॉइंट ये है डीआरडीओ के जो प्रोडक्ट्स है ना वो बढ़िया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं। पिछले 15 सालों में ना आर्म्ड फोर्सेस ने डीआरडीओ के 70% जो प्रोडक्ट्स हैं ना रिजेक्ट कर दिए हैं, ये बोल के अरे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। देखो इन सब पॉइंट्स की वजह से ना डीआरडीओ के साइंटिस्ट की जो मेहनत है उस मेहनत को कतई कम करके नहीं आंका जा सकता। साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, देश के लिए मेहनत करते हैं। अनेकों साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनके पास ऑफर्स होते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, बट चूंकि वो देश के लिए काम करना चाहते हैं तो डीआरडीओ में कम सैलरी पे भी काम करते हैं। तो बहुत कुछ डीआरडीओ ने डिलीवर भी किया है, हालांकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं डिलीवर किया और इसरो के बराबर नहीं डिलीवर किया, लेकिन साइंटिस्ट ने मेहनत तो की है। बहुत बार देखो ऐसा होता है, क्योंकि देखो इसरो के पास ना ऑटोनमी है, डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है, जबकि डीआरडीओ एक पीएसयू की तरह काम करता है। तो इस वजह से ना इसरो को बहुत ज्यादा ऑटोनमी मिली है, वो अच्छे से काम कर पाया है। डीआरडीओ के पास कहीं ना लीडरशिप का अभाव रहा है, अच्छे लीडर्स नहीं हुए हैं, और वहां पे जो साइंटिस्ट है ना उनका मैनेजमेंट में रोल तो है, उतना नहीं है। कौन से प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है, किसको नहीं देना है, उसमें साइंटिस्ट का उतना बड़ा रोल नहीं है रोल मैनेजमेंट में तो वो छोटा मोटा है, बल्कि वो होना भी नहीं चाहिए छोटा मोटा, तो क्योंकि इससे वो रिसर्च पे ध्यान नहीं दे पाते। बड़े लेवल पे उनका रोल होना चाहिए, जैसे इसरो के साइंटिस्ट सब कुछ डिसाइड करते हैं कैसे इसरो को आगे ले जाना है। एक बड़ी दिक्कत ये भी है डीआरडीओ में यंग साइंटिस्ट की ना एट्रीशन रेट काफी ज्यादा है, 6-7% के आसपास हर साल डीआरडीओ के जो यंग साइंटिस्ट है वो छोड़ के चले जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो डीआरडीओ जो है ना वर्कफोर्स के अभाव से जूझता रहता है, काम करने के लिए यंग साइंटिस्ट नहीं मिल पाए। तो ये कुछ सजेशंस हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले डिफेंस R&D काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए। इस डिफेंस R&D काउंसिल में ना टॉप मिलिट्री लीडर्स होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, और ये डिफेंस R&D काउंसिल अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम करे कि डेवलपमेंट प्लान क्या होगा डीआरडीओ का। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान क्या है सर्विसेज का, उस पर चर्चा करे ये काउंसिल। फिर डिफेंस सर्विसेज के इसी प्लान के अकॉर्डिंग डीआरडीओ काम करें। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए डीआरडीओ को, फोकस करना चाहिए किस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। बाद में प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तो उसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए कि अब आप बनाइए, इसके मैन्युफैक्चर कीजिए, हमने बढ़िया प्रोडक्ट डेवलप कर दिया है। ज्वाइंट वेंचर विद सिलेक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरर। देखो दूसरी देश की डिफेंस एजेंसीज के साथ में ज्वाइंट वेंचर होता है ना, काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, रशिया के साथ मिलकर बनाई है, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं डीआरडीओ और रशिया के बीच में। इसी प्रकार से दूसरी देशों के डिफेंस फोर्सेज के साथ मिलकर अगर डीआरडीओ काम करता है तो बढ़िया है। डीकमिशनिंग ऑफ रिडंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारी लैब्स में जो सेम प्रोजेक्ट पे इनोवेशन चल रही है, रिसर्च चल रही है, उनको छोड़ दिया जाए ना, जो पैसा बचेगा उसको बढ़िया से यूज किया जाए इनोवेशन लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरीज इंक्रीज की जाए। जो यंग साइंटिस्ट हैं, मतलब सारे साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ में काम करते हैं, ताकि पैट्रियोटिज्म के अलावा थोड़ा तो मतलब उनका खर्चा बढ़िया से चले।
तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वे फॉरवर्ड में। तो पूरा डीआरडीओ के बारे में आपने मामला समझ लिया। अब देखो जो नया हुआ है ना, वो मैं आपको बताता हूं। विजय राघवन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी ना, इनकी रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में तो नहीं आई है, लेकिन जो खबरें न्यूज़पेपर में आ रही है, इनके अनुसार इन्होंने जो मुख्य सजेशंस दिए हैं, ये कहते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल इस्टाब्लिश होनी चाहिए, जिसको चेयर करे प्राइम मिनिस्टर, जो कंट्री के डिफेंस टेक्नोलॉजी रोड मैप को डिटरमाइन करेगी। इन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि डीआरडीओ सिर्फ ओरिजिनल आर&डी पे फोकस करें, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे मत फोकस करें। फिर इन्होंने ये रेकमेंड किया अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो जब देखो इनकी रिपोर्ट पब्लिक में आ जाएगी, सरकार एक्सेप्ट करेगी, कौन कौन सी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करेगी, तब थोड़ा और डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है। मेंस के देखो ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक इंडिया ईरान से संबंधित और एक डीआरडीओ से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस आप pwonlyas.com पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो 250 वर्ड्स में। लास्ट में आप प्री के क्वेश्चंस भी देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए प्री के। एक तो देखो ये यूपीएससी ने पूछा था 2019 में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एलओ, मैंने आंसर ही बता दिया। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, लेकिन अब डिफिकल्ट करती जा रही है। पहले सीधा सीधा पूछ लेती थी, आसान सा फैक्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है पिछले, लेकिन 2-3 सालों में ना 23 का पेपर, 22 का पेपर आप देखोगे तो थोड़ा और डीप में जाके यूपीएससी क्वेश्चंस पूछने लगी है। रिपोर्ट के अंदर का पूछ लेती है कई बार तो। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित एक और क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। वीडियो को पॉज करके सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखो डी है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, सेकंड सही है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आपको कैसी लगी डिस्कशन आप बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।